अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार जिस तरह से अमेरिका और यूरोप की जो उम्मीदें थीं उससे बहुत ही मुख्तलिफ हो गई है और अब तकरीबन ये लोग जंग हार चुके हैं। और जंग जीतना तो इनके लिए पहले भी मुमकिन नहीं था, लेकिन ये है कि ये जंग बढ़ा नहीं सकते। टैंक की हद तक तो इन्होंने टैंक दे दिए यूक्रेन को, लेकिन इससे ज़्यादा अभी बढ़ा नहीं सकते। इनका ये जोकर है ना ज़ेलेंस्की, वो रोज़ सैर सपाटे कर रहा है। अभी आज इंग्लैंड में आया है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट में स्पीच कर रहा है, तो ये सब चीज़ें कर रहा है, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वेस्ट इस जंग से उकता गया है, थक गया है। उस पर जाने से पहले ज़रा मैं अमेरिका की अपनी हालत बता दूं कि अमेरिका का ये हाल है कि इनका बजट बैलेंस नहीं हो रहा। इनको अपने बिल भरने के लिए, अपना सारी पेमेंटें करने के लिए लोन पे लोन ले रहे हैं और बिल्कुल बैंकरप्सी के किनारे पे खड़े हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनको कर्जा चढ़ गया है इनके ऊपर। और यह है कि 30 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा अमेरिका की सरकार के ऊपर है। पूरे थर्ड वर्ल्ड को मिला लेना तो इतना कर्जा नहीं है जितना अकेला अमेरिका का कर्जा है। और जैसे कि मैंने आपके सामने एक वीडियो कुछ अरसे पहले रखी थी जिसमें इनसे सवाल किया गया था कि आप ये बताएं कि अमेरिका के कर्जे और थर्ड वर्ल्ड के कर्जे में क्या फ़र्क है। तो इन्होंने बड़ी डिटेल में चीज़ें समझाई हैं, लेकिन मुख्तसरन इसका जवाब यही है कि थर्ड वर्ल्ड यानी गरीब मुल्कों को तो वो कर्जा वापस करना है, डंडे के ज़ोर पे लेंगे, लेकिन अमेरिका से कौन डंडे के ज़ोर पे कर्जा ले सकता है वापस। तो ये है कि अमेरिका इस वक्त इकोनॉमी तो इनकी तबाह है। I have a question. What's the difference between the U.S. debt and the debt that African nations own? Because the U.S. debt doesn't keep the U.S. from being one of the leading powers of the world, but then African nations can't make it because of that debt that is strangling them. Shall I talk? Okay. The first question is a very important question. What makes African and third world debt different from the American debt? Number one, America is never going to pay its debts. It doesn't have to. Its debts are in its own currency. We can simply print it. The African debt is not in its currency. The African debt is in US dollars. Africa has to earn the US dollars, and the only way it can earn the US dollars is not to be assassinated for growing its own food and becoming independent and doing something that the United States does not like. The principle underlying the foundation of the World Bank, the International Bank for IBRD, research, the World Bank, is that no country should grow its own food. Africa and the third world should only grow export crops. To export, in order to have an oversupply of cocoa and other tropical raw materials, to keep down the price, they must buy their grain from the United States or Europe, so that if they do something that we don't like, we can do what America tried to do to China in the 60s. We can sanction them. We can say, we're going to starve you. We're going to not export any grain to you. So owing their foreign debt in dollars means that they have to somehow sell something that the United States wants, not what they want. I think the most evil organizations in the world today are the World Bank and the International Monetary Fund. अजीज दोस्तों, मामूली मिसाल ले लें कि ये अमेरिका की सुपरमार्केट का है और ये अंडे हैं और 10 अंडों का पैकेट $15 का। यानी हमारे लंदन में
10 लार्ज अंडे हैं, ये तो 10 लार्ज अंडे के पैकेट है ना, वो 3-3.5 का है, $5 का हो गया। अमेरिका में 3 गुना है। अमेरिका में जब पहली बार न्यूयॉर्क गया था 97 में, तो मैं हैरान था कि मुझे ऐसा लगा, उस वक्त मैं बेल्जियम में रहता था लेकिन लंदन आना जाना मेरा होता था, तो मैंने यूरोप के मुकाबले में अमेरिका को इतना सस्ता पाया था। लेकिन आज न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और यह है कि मैं हैरान हूँ, वहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ गई है, वहाँ पे इकोनॉमी तबाह है, वहाँ पे इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अमेरिका में रहना एक ज़माने में प्रिविलेज था, आज इतना प्रिविलेज नहीं है। इस मामले में मेरे इंडियन दोस्त जो अमेरिका में रहते हैं वो इस पे एग्री नहीं करेंगे शायद, लेकिन आप इंडियन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इनकम इंडियनों की है। यहूदियों से, वहाँ के गोरों से ज़्यादा इंडियंस कमाते हैं। ऑन एवरेज एक इंडियन $1,00,000 पर ईयर कमा रहा है, और इतनी इनकम किसी की नहीं है। तो इंडियनों को शायद इतना भारी नहीं पड़ रहा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, बाकी जो अमेरिका में कम्युनिटीज़ हैं ना, जैसे कि एफ्रो ओरिजिन के लोग हैं, हिस्पानिक ओरिजिन के लोग हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, इस तरह दूसरे जो हैं अरब्स हैं, उन सब की इनकम बहुत कम है। तो इस वजह से उनके लिए ज़िंदगी वहाँ पे बहुत मुश्किल में आ गई है। और यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा डेंट लगा है, और अमेरिका अपनी चालाकियों से, अपनी जो चोरी डकैती की जो आदत है इनकी, उससे उस नुकसान को सरकारी तौर पे तो पूरा कर पा रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए मुश्किल है। अब जैसे रशियन पेट्रोल पे पाबंदी लगा के खुद यूरोप को पेट्रोल दे रहा है, वो इंतहाई महंगे दामों में दे रहा है, इस तरह ये डंडियाँ मार रहा है। दूसरा, अमेरिका ने रशिया यूक्रेन वार के ज़रिए अपनी वार इंडस्ट्री है ना, जो इनके हथियारों की इंडस्ट्री, उसको बूस्टअप दिया है। और कोविड के ज़रिए अमेरिका ने अपनी फार्मास्यूटिकल्स को बूस्टअप दिया है। तो अमेरिका को पूरी दुनिया में तबाही चाहिए। अपने इकोनॉमी को इतना मेंटेन रखने के लिए अमेरिका को दुनिया में जितनी ज़्यादा तबाही होगी, इतना अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो आते हैं जंग की तरफ। इससे पहले एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जो सोमालिया ओरिजिन की इल्हान उमर है, ये अमेरिका की कांग्रेस वुमेन है, कांग्रेस की मेंबर है, अमेरिका की कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मेंबर थी। ये जहर जैसे हमारे यहाँ इंडिया में राना अयूब उगलती है, ऐसे ये वहाँ पे जहर उगलती रहती है, और यहूदियों के ख़िलाफ़, अक्सर क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ और हिंदुओं के ख़िलाफ़ इस तरह ये जहर उगलती है, और मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ फरिश्ता साबित करने की कोशिश करती है। यूँ समझ लें कि ये ज़ेरोक्स कॉपी है राना अयूब की, बस फ़र्क ये है कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी में बैठी है और वहाँ से बोलती है, और इनका एक रशीदा तालिब और एक और वो स्पेनिश ओरिजिन की है। ये 4-5 जो है ना, इनका एक ग्रुप है जो जहर फैलाता है वहाँ पे। तो अभी इसको एंटी सेमिटिक उस पर फिर फॉरेन अफेयर्स कमेटी से किक आउट कर दिया गया। तो जैसे आम मुसलमानों की आदत है, विक्टिम कार्ड लेके ये खड़ी हो गई और हंगामा मचाया, और राना अयूब ने भी इसकी सपोर्ट में वो किया है। तो जाहिर है ये सौतेली बहनें हैं आफ्टर ऑल, और यह है कि इनकी सोच एक ही है। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके रशिया यूक्रेन वार के ऊपर। अभी एक पोल हुआ है, इसमें 71% अमेरिकन्स ने कहा है कि हम नहीं समझते कि अमेरिका सही रास्ते पे जा रहा है। और ऑब्वियसली अमेरिका सही रास्ते पे नहीं जा रहा। अमेरिका ओबामा के दौर में बहुत ही तबाही का शिकार था। कई जंगें एक साथ ओबामा के दौर में शुरू की गई थी।
होता यह है कि इनको कोई ऐसा प्रेसिडेंट मिल जाए ना अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को, जिसके कंधे पे बंदूक रख के ये चला सकें, तो वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट तबाहकुन काम करती है। क्लिंटन के बाद, क्लिंटन के ऊपर इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन क्लिंटन के ज़माने में ये कोई जंगें शुरू नहीं कर सके। और क्लिंटन ने जब अमेरिका की USS कोल, एक जो शिप है इनका नेवी का, जिसमें हवाई जहाज़ भी उड़ते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर था जो, उस पे एक बोट के ज़रिए अल कायदा ने पहला बड़ा हमला किया था। तो उस वक्त बड़ा प्रेशर था क्लिंटन के ऊपर का अफ़गानिस्तान पे हमला कर दो, तालिबान सरकार के ऊपर। लेकिन क्लिंटन ने सिर्फ एक बार मिसाइल फायर किए थे और वो मिसाइल अफ़गानिस्तान में जाके गिरे थे। मुझे याद है उस वक्त 97 था शायद, मैं जिनीवा में, हम लोग एक कैफ़े में बैठे थे, तो काफ़ी हम ख्याल थे। तो जब ये खबर आई ना, फ़ौरन हम लोग उस वक्त फील कर रहे थे कि अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कमबख्ती आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जंग नहीं हुई, खाली एक मिसाइल स्ट्राइक हुआ, बात ख़त्म हो गई। फिर एक पागल का बच्चा आ गया, जॉर्ज बुश, वो इस्टेब्लिशमेंट ने गंदा खेल खेला इसके हाथ में, वो खेल खेला कि समझ लें कि तबाही मचा दी। ना होने की जंगें चले, 9/11 हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो कंस्पायरेसी थ्योरीज पर हम नहीं जाते अभी। लेकिन अमेरिका को करना भी था तो अफ़गानिस्तान की हद तक करते। और मैं तो समझता हूँ कि उस वक्त लॉजिकल चीज़ ये थी कि हमला करना था तो आपको पाकिस्तान पे करना चाहिए था, अफ़गानिस्तान पे भी नहीं। क्योंकि अब आप सबने देखा कि अल कायदा के सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से पकड़े गए या मारे गए, सारे। अफ़गानिस्तान से तो इनको कोई अल कायदा का लीडर नहीं मिला, सारे पाकिस्तान से मिले। फिर इनको पता है कि 9/11 की प्लानिंग रावलपिंडी के GOH की हुई थी। इनको पता था कि सारा काम पाकिस्तान की ISI का था, तो हमला तो बनता ही पाकिस्तान पे था। लेकिन इनका आफ्टर ऑल पाकिस्तान की भाड़े की फ़ौज की ज़रूरत रहती है, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। वहाँ तक समझ में आता है। इराक़ में जाने का क्या मसला था भाई, लेकिन बुश के सर कंधे पे बंदूक रख के इनकी इस्टेब्लिशमेंट ने एक लंबी चौड़ी जंगों का सिलसिला शुरू किया। फिर बुश गया तो अमेरिका में आ गया ओबामा। अब ओबामा को ब्लैकमेल, एक तो काला, तो काला होने की वजह से इसकी पावर तो ज़ीरो थी, फैसले तो वही उन्होंने करने थे, गोरों ने ही। दूसरा ये है कि उसको बार बार बारक हसन ओबामा, और हसन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोला जाता था ताकि इसको याद दिलाते रहें कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर मुसलमानों के जरासीम हैं, इसलिए जो बोलते हैं चुपचाप करो। तो ओबामा ने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर को ज़िंदा रखने के लिए ना होने की जंग शुरू की, सीरिया में, लीबिया में, वापस इराक़ में, हर तरफ। नतीजा क्या निकला? अमेरिकन इकोनॉमी, कॉरपोरेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता गया, अमेरिकन सरकार कर्जे में डूबती गई। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और इस्टेब्लिशमेंट आफ्टर ऑल कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ही चलती है। कोविड में भी इन्होंने यही किया, इस जंग को इन्होंने बढ़ाया चढ़ाया। शुरू से एक बात तय है कि रशिया को प्रोवोक किया गया था। रशिया जंग के लिए तैयार नहीं था, इसको ज़बरदस्ती घुसाया गया कि नेटो की मेंबरशिप ले रहा है यूक्रेन और ये और वो। यूक्रेन एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो रशिया और यूरोप के बीच में एक बफर जोन था। रशिया आफ्टर ऑल यूरोप पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकता, अमेरिका यूरोप पे, उसके लिए वो एक बफर जोन था। वो अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाता, नाटो का मेंबर बन जाता, इसका मतलब था नेटो बिल्कुल रशिया के अंदर घुस के आ गया। वो रशिया के लिए कबूल करने का कोई इम्कान ही नहीं था। तो रशिया ने हमला किया। इन लोगों का ख्याल ये था कि ये जो हमला है ना, उससे रशिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और यूक्रेन जीत जाएगा। लेकिन अब ये एग्री करते हैं कि यूक्रेन का जीतना तो नामुमकिन है और यूक्रेन की आर्मी ख़त्म होती जा रही है, इनके पास मटेरियल भी ख़त्म होता जा रहा है और इनका जो दुश्मन है यानी रशिया वो वेरी वेल इक्विप्ड है
और बहुत ही वेल सेटल्ड है, और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स अब इस बात से एग्री करते हैं कि ये जंग जीतना नामुमकिन है। इस साल 2023 के शुरू में यूक्रेन ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की कि हम रशिया को हरा देंगे, रशिया को हरा के हम एक जॉय एंड विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अब जो जो गुजरता जा रहा है टाइम, और अभी 1.25 महीना हुआ है इस साल को शुरू हुए, तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है ना, उसकी वो विक्ट्री की जो स्पीच थी ना, वो अब एक ख्वाब नज़र आती है। और रशिया इस वक्त यूक्रेन की 18% टेरिटरी पे कब्ज़ा कर चुका है, और कोई चांस नहीं है कि यूक्रेन अपनी ये 18% टेरिटरी वापस हासिल कर ले। देखें, रशिया ने यूक्रेन का 60 to 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, और रशिया ने यूक्रेन के ख़ास इंडस्ट्रीज़ और पोर्ट्स और मेन इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो बिल्कुल तबाह कर दिए हैं, और यूक्रेन को 50 साल लगेंगे ये सब वापस इस्टेब्लिश करने में। इसके अलावा एक और चीज़ है कि वेस्ट है ना, वो यूक्रेन को हथियार तो दे रहा है, लेकिन वो इतने ख़तरनाक हथियार देने को तैयार नहीं है कि जंग यूरोप तक आ जाए और रशिया को मौका मिले कि आपने जंग को हमें मजबूर किया, जैसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए, जैसे यूरोप पे। यूक्रेन मांग रहा है F-16, और F-16 अमेरिका बिल्कुल नहीं देने को तैयार। अमेरिका को और ब्रिटेन का एक्स फॉरेन फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पीछे पड़ा हुआ है कि हमें रशिया यूक्रेन को फुल हथियार देने चाहिए और हमें मिल के इसके साथ जंग लड़नी चाहिए। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली मना कर दिया। इसने कहा बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है, और हम एक लिमिटेड मदद कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम मदद नहीं कर सकते। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ब्रसल्स ने कहा है कि रशिया के पास तो खाली टैंक की अपनी प्रोडक्शन इतनी है कि 4000 टैंक रशिया की फ़ौज को बहुत जल्द रशियन सरकार देने वाली है। उनके पास 4000 नए टैंक तैयार हो गए हैं, और ये अमेरिका के वेस्टर्न लेपर्ड टैंक है ना, इसको आसानी से तबाह कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन की वार में यूक्रेन के पास फौजियों की तादाद कम होती जा रही है, क्योंकि फौजी है ना, वो मर भी रहे हैं और जंग छोड़ के भाग भी रहे हैं। तो और अब 60 साल से ऊपर की उम्र के फौजी भर्ती करने शुरू कर दिए हैं, जबकि रशिया ने फ्रेश फोर्सेस के लिए 2 लाख नए फौजी भर्ती किए हैं, और रशिया में 5 लाख फौजी तैयार हैं, लोग तैयार हैं फौज ज्वाइन करने के लिए के। और एक वेस्ट इसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है ना, ब्रसल्स, इसने कहा है कि रशिया अगर चाहे ना तो इस वक्त 30 लाख की फौज तैयार कर सकता है। इतने रशियंस खुशी खुशी फौज में तैयार हैं जाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जंग रशिया हर हालत में जीतेगा। इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टडीज़ वियना ऑस्ट्रिया की भी इसी टाइप की एक रिपोर्ट आई है कि यूक्रेन है ना, उसको अपनी इकोनॉमी रिकवर करने में बहुत ही लंबा पीरियड लगेगा, और यूक्रेन की अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में एक ये यूक्रेन है। आपको मैं बताऊं, अभी इसी हफ्ते ज़ेलेंस्की ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को सैक कर दिया और आर्मी चीफ को सारी पावर दे दी, और सैक करने की वजह करप्शन थी। इन हालात में भी जो बाहर से एड आ रही है उसमें आधी से ज़्यादा ये लोग खा जाते हैं। सारे करप्ट हैं, इंक्लूडिंग ज़ेलेंस्की। तो अब ये लोग कोशिशों में हैं यूरोप और अमेरिका के किसी तरह सीज़ फायर हो जाए। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि CIA का एक डेलीगेशन अमेरिका ने खामोशी से छुपा के रशिया भेजा था नेगोशिएशंस के लिए
कि आप 20% यूक्रेन रख के जंग बंदी कर दें, अब जंग ख़त्म करें। लेकिन पुतिन ने साफ कहा कि भैया अब तो ये जंग हमारी मर्ज़ी से होगी, शुरू तुमने करवाई थी, ख़त्म हमारी मर्ज़ी से होगी। और ओरबान जो है ये हंगरी का प्राइम मिनिस्टर, उसने साफ कहा है कि टैंक दे के हमने बहुत बड़ी गलती की है और ये जंग को और मुश्किल में डालेगा। यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मनी से कहा है कि हमें सबमरीन दो ताकि हम रशियन शिप्स को अटैक कर सकें। और दूसरी तरफ रशिया भी धमकियां दे रहा है। रशिया ने कहा है कि हम चाहें तो रोमानिया और पोलैंड के एयर बेसिस को अटैक कर सकते हैं, और अगर किसी ने यूक्रेन को फाइटर जेट प्रोवाइड किए तो हम रोमानिया और पोलैंड के उस पे अटैक कर देंगे। नेटो अमेरिका से ज़्यादा अमेरिका का वफादार, यानी शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनता जा रहा है। नेटो मुस्तकिल पुश कर रहा है ज़ेलेंस्की को जंग की तरफ, लेकिन यह है कि जंग किसी के फ़ायदे में नहीं जा रही। अमेरिका ने $2 बिलियन का लॉन्ग रेंज वेपन का एक और पैकेज अनाउंस किया है यूक्रेन के लिए, और यह है कि लेट्स सी, क्रोएशिया जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना है 1 जनवरी इस साल, और ये ज़ाहिर है यूरोपियन यूनियन में है। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट ने साफ कहा है कि अमेरिका और जर्मन ने जो टैंक दिए हैं ना, वो यूक्रेन में जल जाएंगे रशियन गुस्से के आगे। अजीज दोस्तों, ये है इस वक्त सूरत हाल इस जंग की। लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है। अगर यूरोप और अमेरिका ने इसी तरह प्रोवोकेशन जारी रखी तो नो डाउट कि ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी। इस वक्त ये कोल्ड वार वाले सिनारियो में चल रही है। रशिया अभी तक वो रिएक्शन नहीं दे रहा जिसका कि एक पूरा चांस है। तो लेट्स सी ये जंग कहाँ तक जाती है, लेकिन दुनिया को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं अमेरिका और यूरोप। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। We're the ones provoking this war, just like we provoked the war in Ukraine. We are now provoking a war with China. And who benefits? I'll tell you right now. Your enemy is not China. Your enemy is not Russia. Your enemy is the military-industrial complex, which has been fleecing this country to the tunes of hundreds of billions and trillions of dollars. How many times are we going to have a defense secretary say, "Hey, we can't account for $2 trillion in the Pentagon again"? Which has happened twice now in my lifetime. So again, people are being the war machine cannot be stopped. Who's running this country? The war machine. It certainly isn't Joe Biden making these decisions. I would like to know who is making the decisions. And I just want to remind everybody, the United States is the world's terrorist. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked, NATO provoked, and it was just admitted that we provoked it by the former Prime Minister of Germany. And now we're trying to saber-rattle with China, and they're predicting a war. Again, China's not going to invade us. China's not our enemy. We might have an economic war. That's what these are. These are economic wars. These are wars in Ukraine, it's about liquefied natural gas and making sure Germany and Russia never come together, because we fear Russia's natural resources and manpower, and we fear them getting together with Germany with their technology and their capital. And so that's why we blew up the Nord Stream pipeline. That's why we're doing the Ukraine war. This is all about hegemony, imperialism, and economics. And if there's a Marine somewhere, it's there because they're about to steal some natural resources from another country. As everybody's screaming about what a bad guy Putin is for invading Ukraine, the United States is currently occupying a third of Syria. And which third is that? It's the third that has the oil. And how do I know we're there to steal their oil? Because the President of the United States said so.
And we're not even benefiting economically. Of course, that's the rub. Jimmy Dore, appreciate it. Thank you.